अगर आप जनवरी में $1 लेने जाते तो आपको मिलता अप्रॉक्सीमेटली 74 रुपीज़ का, जिसकी आज कीमत है लगभग 80 रुपये, यानी कि $1 80 रुपये का, 6% अप। अगर 6 महीने के टाइम फ्रेम में ही किसी भी कंट्री की करेंसी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो तो वो उस कंट्री के लिए कंसर्निंग बात है। सो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडियन रुपये लगातार क्यों गिरते जा रहा है और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। So let's start. The rupee weakened by closing at a new low as the rupee which has now hit 5th all-time low in the last 10 days. So इस पूरे फॉल को समझने से पहले हमें चलना पड़ेगा कोविड के पीरियड में, क्योंकि इसकी सारी जड़ें कोविड के टाइम पे जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली जब कोविड वर्ल्ड वाइड हिट हुआ तो उस वक्त बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, लोगों की जॉब जाने लगी और इस वजह से एक पैनिक सिनेरियो क्रिएट हो गया। और इस पैनिक से बचने के लिए जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं या फिर आप कह लो कि मजबूत इकोनॉमी है, उनके पास एक ही रास्ता होता है, प्रिंट द मनी। Print the money. Does your bureau know you're giving me their nice, clean money? Well, it's the US government, love. They'll just print more. और उन्होंने ये पैसा इसलिए प्रिंट किया है ताकि लोगों के हाथ में कुछ पैसा हो ऐसे टाइम पे और वो खर्च करें। एक बार जब पैसा खर्च होगा तो इकोनॉमी में जाहिर सी बात है रोल ओवर चालू होगा और सिचुएशन वर्स्ट नहीं होगी। और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। सिचुएशन इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हुई, जहां पे यूएस ने बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट किए। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो पैसे सिर्फ और सिर्फ यूएस तक ही सीमित रहे? आंसर है नहीं, वो पैसे बाहर भी गए। एंड व्हेन आई से बाहर भी गए, मतलब जो ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास अगर हाथ में पैसा है तो उन्होंने ऐसे खोज निकाला कि यार कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे ग्रोथ हो रही है, वहां पे मैं ये पैसा रख देता हूं क्योंकि ये तो सस्ता पैसा मिल रहा है। एंड उस टाइम पे इंडिया वॉज वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन टू पुट मनी। और सबसे ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी जो इतने पैसे को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और हुआ कुछ ऐसा ही, लगातार इंडिया में फॉरेन के पैसे आने लगे और ये लगभग $30 बिलियन तक आए। लेकिन क्या पैसे डायरेक्ट डॉलर्स में आते हैं? आंसर है नहीं। और यहीं पे सारा मैजिक छुपा है। अब होता क्या है, जब भी आपको डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको रुपये में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसी वजह से रुपये की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सब डॉलर लेकर के आ रहे थे, रुपये में कन्वर्ट कर रहे थे और रुपये को फिर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ तक तो सब बहुत बढ़िया था। और इसी प्रोसेस में आरबीआई ने जितने डॉलर्स आरबीआई को मिलते जा रहे थे वो उसको इकट्ठा करते जा रहा था और वो नंबर पहुंच गया लगभग $640 बिलियन। और इस वजह से रुपये उस टाइम बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि रुपये की डिमांड थी। डॉलर हमें मिल रहा था, उसके बदले में लोग रुपये ले रहे थे और रुपये को इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यहां तक तो सिचुएशन बहुत ही नॉर्मलाइज। लेकिन अब चूंकि सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है एंड फेड अपने उस छापे हुए पैसे को फिर से वापस ले रहे हैं, यानी कि दे आर रिमूविंग दैट एक्स्ट्रा कैश फ्रॉम द इकोनॉमी एंड इस वजह से दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट एंड ऑल दोज थिंग्स। अब क्या होगा? अब चूंकि पैसे वापस जा रहे हैं तो दोज इन्वेस्टर्स स्टार्टेड सेलिंग इन इंडिया कि यार ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है इसको सेल करो और पैसा रिमूव कर लो। अब पैसा तो उन्होंने रुपए में रिमूव किया, लेकिन ले करके जाएंगे डॉलर्स में। एंड ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपया इंडियन मार्केट से निकाल के गिविंग टू आरबीआई कि बस इसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करो। और अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग $21 बिलियन रिमूव कर लिए हैं, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई कि भैया इसको कन्वर्ट करके मुझे डॉलर्स में दो। और इसलिए रुपया धाड़ नया लो बनाया जा रहा है। बट यहां तक फिर भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास वो सारा डॉलर्स पड़ा हुआ है जो पैंडेमिक के टाइम पे लोगों ने दिया हुआ था, तो आरबीआई इज गिविंग टू देम। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है रुपए के कमजोर होने में। अब आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन लोकेश ठीक है, पहले डॉलर आए थे, अब वो जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। रुपया जितना कमजोर होगा इंडिया में इन्फ्लेशन उतना ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि एज अ कंट्री हम बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए हमें देना पड़ेगा ज्यादा रुपया। वो कैसे? जो भी इंपोर्ट होते हैं वो ज्यादातर डॉलर्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि पहले अगर हमें कोई सामान $1 का लेना पड़ता था तो हमें देना पड़ रहा था 73 रुपीज, लेकिन आज वही सेम चीज खरीदने के लिए हमें देना पड़ रहा है
80 रुपीज़, यानी कि $1 80 रुपीज़ का हो गया। यानी कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। जबकि सामान की कीमत सिर्फ $1 रही, लेकिन हम पहले 73 रुपीज़ दे रहे थे और अब 79 दे रहे हैं, और ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमें 1.5 साल पहले अगर 1 बैरल ऑयल लेना पड़ता था तो हमें देना पड़ता था लगभग $70, और उस वक्त $1 की कीमत थी 73 रुपीज़, यानी कि हमें देना पड़ता था लगभग 5110 रुपया। ओके, यहाँ तक फाइन है। लेकिन 1.5 साल बाद आज 1 बैरल ऑयल की कीमत है लगभग $100, यानी कि हमें $100 देना है 1 बैरल ऑयल खरीदने के लिए। एंड $100 मीन्स 42% का इंक्रीज इन प्राइजेस। ये तो हो गया सिर्फ डॉलर के फॉर्म में इंक्रीमेंट, लेकिन आज हमें $1 लेने के लिए देना पड़ रहा है लगभग 79 रुपीज़, यानी कि 7,900 रुपीज़ का हमें पड़ेगा 1 बैरल ऑयल, जो कि होता है लगभग 54% का इंक्रीमेंट। यानी कि आप मानो आज से 1.5 साल पहले हमें जितनी एनर्जी लगती थी उसके लिए जो भी पैसा खर्च हो रहा था उस पे 54% का इंक्रीमेंट हो चुका है। तो अगर एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है बढ़ना ही बढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रुपया जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा, भले इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस सेम रहें, लेकिन हमें एज अ कंट्री ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसी सेम सामान को लेने के लिए। एंड अगर हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, विच मीन्स वो जो सामान आएगा वो यहाँ पे महंगा बिकेगा और इन्फ्लेशन पक्का फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रुपी में इज फाइन, बट अगर ये लगातार ही गिरता रहा तो ये कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक है। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर आपने कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, आरबीआई लगातार डॉलर्स को दे करके रुपए को बाय करती रहती है, ताकि बहुत ज़्यादा रुपया मार्केट में हो ना जाए और रुपए की वैल्यू लगातार गिरती हुई ना जाए। इससे आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी कंट्री की करेंसी फॉल करती है तो उसके लिए इंपोर्ट कितना ज़्यादा महंगा हो जाता है। एंड दैट्स वाई करेंसी शुड बी एट स्टेबल पेस। थोड़ा थोड़ा अगर वो बढ़ रहा है तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, क्योंकि वो टाइम के साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो सडन बढ़ता है या सडन फॉल आता है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द कंट्री। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी इंडस्ट्री है जो हैवीली ऑयल पे डिपेंडेंट है और इससे इम्पैक्ट आ सकता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।